मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी जिंदगी में कितने साल पढ़ाई की? स्कूल, कॉलेज, शायद यूनिवर्सिटी भी। कुछ लोगों ने तो 20-22 साल लगाए हैं इस पढ़ाई में। उन सालों में आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जो शायद जिंदगी में एक बार भी काम नहीं आई। लेकिन एक चीज बताइए, क्या किसी एक क्लास में किसी एक टीचर ने एक भी दिन आपको ये सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है? नहीं सिखाया। और ये कोई भूल नहीं थी, ये सिस्टम का हिस्सा था। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस आइडिया पर बना है कि तुम पढ़ो, मार्क्स लाओ, एक अच्छी कंपनी में जॉब पाओ और फिर उस कंपनी की तरक्की के लिए काम करते रहो। अपनी तरक्की के लिए नहीं, उस कंपनी की तरक्की के लिए। और हम सब इसी रास्ते पर चलते रहे। मैं भी चला, आप भी चले, हमारे माँ बाप भी इसी रास्ते पर चले थे। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक आदमी ने 1997 में एक किताब लिखी और उस किताब ने दुनिया को झकझोर दिया। रिच डैड पुअर डैड। ये किताब आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस बुक है। 10 करोड़ से ज्यादा कॉपीज, 100 से ज्यादा देशों में। और जब भी कोई सक्सेसफुल इंसान पूछा जाता है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली किताब कौन सी है, तो इस किताब का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोग इस किताब को पढ़ते हैं, अच्छी किताब है कहकर रख देते हैं, और फिर जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। आज मैं आपको वो 5 आइडियाज दूंगा जो इस किताब की असली जान है, जो आइडियाज आपकी सोच को परमानेंटली बदल सकती हैं, अगर आप इन्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें। कियोसाकी की कहानी 2 बाप की कहानी है। पहले बाप, उनके अपने पिता, बेहद पढ़े लिखे इंसान, पीएचडी थी उनके पास, हवाई यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोफेसर थे। लोग उनकी बात सुनते थे, उनकी इज्जत करते थे। लेकिन जब कियोसाकी बड़े हो रहे थे तो घर में पैसों की तंगी रहती थी। महीने के आखिर में हिसाब किताब मुश्किल होता था। पिता मेहनत करते थे, लेकिन पैसा कभी बढ़ता नहीं था। ये थे पुअर डैड। दूसरे बाप, उनके दोस्त माइक के पिता। इन्होंने स्कूल 8th के बाद छोड़ दिया था। कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई इंप्रेसिव डेजिग्नेशन नहीं था। लेकिन जब कियोसाकी बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि माइक के पिता हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनके पास प्रॉपर्टीज थीं, बिजनेसेस थे, और एक ऐसी जिंदगी थी जिसके लिए उन्हें रोज सुबह उठकर ऑफिस नहीं जाना पड़ता था। ये थे रिच डैड। दोनों एक ही शहर में, एक ही समय में, लेकिन दोनों की जिंदगियां जमीन आसमान जितनी अलग थीं। और कियोसाकी ने एक बात नोटिस की, फर्क इंटेलिजेंस का नहीं था, एजुकेशन का था, पैसे को देखने का नजरिया। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाई वो ये थी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अब ये सुनकर लगता है कि हाँ, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन जरा रुकिए। हम सबकी जिंदगी का पैटर्न देखिए। हम नौकरी करते हैं, महीने के अंत में तनख्वाह आती है, बच्चों की फीस जाती है, किराया जाता है, ग्रोसरी जाती है, ईएमआई जाती है, कुछ मनोरंजन होता है, और महीना खत्म। फिर अगले महीने वही नौकरी, वही तनख्वाह, वही खर्च। कियोसाकी इसे रैट रेस कहते हैं। एक चूहा पहिए पर जितना तेज दौड़े, पहिया उतना तेज घूमता है, लेकिन चूहा जगह नहीं बदलता। और हम सब उसी पहिए पर हैं। रिच डैड ने कहा था, नौकरी करना गलत नहीं है, नौकरी एक शुरुआत है, लेकिन नौकरी आपकी मंजिल नहीं होनी चाहिए। नौकरी से मिला पैसा अगर सिर्फ खर्च होता रहा तो आप जिंदगी भर नौकरी करते रहेंगे। लेकिन अगर उस पैसे का एक हिस्सा किसी ऐसी जगह लगाया जाए जो आगे चलकर खुद पैसा बनाए, तो धीरे धीरे वो मोमेंट आता है जब आपके एसेट्स की इनकम आपकी नौकरी की इनकम को पार कर जाती है। उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये पेशेंस और सही डायरेक्शन का खेल है। एक बहुत सिंपल उदाहरण लेते हैं अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। 2 दोस्त हैं, दोनों की नौकरी एक जैसी है, दोनों की तनख्वाह 50,000 रुपए है। पहला दोस्त, हर महीने पूरे 50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। 10 साल बाद वो अभी भी 50,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा होगा। दूसरा दोस्त हर महीने 8,000 रुपए, 10,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डालता है, बाकी से घर चलाता है। 10 साल बाद उसके पास एक ऐसा कॉर्पस होगा जो खुद इनकम जनरेट कर रहा होगा। फर्क डिसिप्लिन का नहीं है, फर्क सिर्फ इस एक आइडिया को समझने का है कि पैसा या तो आपके लिए काम करेगा या आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे। दूसरी आइडिया, और ये इस पूरी किताब की बैकबोन है,
कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोगों को एसेट और लायबिलिटी का असली फर्क पता है, और जब तक ये फर्क नहीं पता तब तक चाहे कितना भी कमाओ, वेल्थ नहीं बनती। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, बस इतना। लेकिन अब कियोसाकी एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने पर बहुत तकलीफदेह लगती है। आपका घर, जिसे आप, आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी सब सबसे बड़ी एसेट मानते हैं, वो ज़्यादातर केसेस में एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। मुझे पता है ये सुनना मुश्किल है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपने 50 लाख रुपए का घर होम लोन पर लिया है, तो हर महीने ईएमआई जा रही है, मेंटेनेंस जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स जा रही है। ये घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। कियोसाकी की डेफिनेशन के हिसाब से ये लाइबिलिटी है। एसेट तब बनेगा जब ये घर किराए पर हो, और उस किराए से आपकी ईएमआई और एक्सपेंसेस कवर हों और कुछ बचे भी। तब ये घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, तब ये एसेट है। कियोसाकी का सबसे पावरफुल ऑब्जर्वेशन ये है कि मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी लायबिलिटीज खरीदने में बीत जाती है, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि एसेट्स खरीद रहे हैं। पहले बड़ा घर लो, फिर नई कार, फिर लेटेस्ट फोन, फिर बच्चों के लिए एक्सपेंसिव स्कूल, हर चीज ईएमआई पर, हर चीज एक लायबिलिटी जो हर महीने पैसा मांगती है। अमीर लोग एक अलग ऑर्डर फॉलो करते हैं। वो पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं जो इनकम जनरेट करें, और फिर उस इनकम से बड़ा घर लेते हैं, अच्छी कार लेते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं, लेकिन एसेट्स की इनकम से, अपनी नौकरी की जेब से नहीं। यही फंडामेंटल डिफरेंस है। तीसरी आइडिया, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। लेकिन ध्यान रखिए, कियोसाकी का मतलब ये नहीं कि कल सुबह उठकर नौकरी छोड़ दो। उनका मतलब कुछ और है। वो कहते हैं, अपनी नौकरी करते रहो, अपने बॉस को खुश रखो, लेकिन साथ साथ अपना एक पैरेलल एसेट कॉलम बिल्ड करते रहो। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो रेगुलर इनकम दे, कोई प्रॉपर्टी जो किराया दे, कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कुछ भी जो आपकी प्रेजेंस के बिना आपके लिए पैसा कमाए। जब तक ये पैरेलल इनकम आपकी नौकरी की इनकम को नहीं पार करती, नौकरी मत छोड़ना। लेकिन जिस दिन पार कर जाए, उस दिन आपके पास एक चॉइस होगी, और यही चॉइस फाइनेंशियल फ्रीडम है। इंडिया में ये आइडिया बहुत रिलेटेबल है। जिन लोगों ने 2005 से 2012 के बीच नोएडा, गुड़गांव, पुणे या हैदराबाद में एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली और उसे किराए पर दे दिया, आज वो लोग बिना कुछ किए हर महीने 25,000 रुपए से 50,000 रुपए कमा रहे हैं। उनकी नौकरी अलग चल रही है, एसेट अलग काम कर रहा है। यही रिच डैड का लेसन था। दोनों चीजें एक साथ, नौकरी और एसेट्स। जब तक एसेट्स खुद नहीं बोल दें कि बस अब नौकरी की जरूरत नहीं। चौथा आइडिया, जिसकी शायद सबसे कम बात होती है और सबसे जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग और आम लोग टैक्स बिल्कुल अलग तरह से देते हैं, और ये अंतर इतना बड़ा है कि पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल जाती है। एक सैलरी एम्प्लॉय की जिंदगी में होता क्या है? पैसा आता है, पहले सरकार अपना हिस्सा लेती है, यानी टीडीएस कटता है, और जो बचता है वो आपके अकाउंट में आता है। पहले टैक्स, फिर आपकी जिंदगी। एक बिजनेस ओनर की जिंदगी में पैसा आता है, पहले बिजनेस के लेजिटिमेट एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस के बाद जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। पहले जिंदगी, फिर टैक्स। ये लीगल है, ये एथिकल है, लेकिन सिस्टम को इस तरह से समझना, यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अगर आपकी एक कंपनी है, तो आपकी कार, आपके फोन का बिल, आपका प्रोफेशनल ट्रैवल, आपकी एजुकेशन, ये सब बिजनेस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। टैक्स से पहले ये सब डिडक्ट हो जाते हैं। एक एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। एक बिजनेस ओनर के पास ये एक बड़ा लीगल एडवांटेज है। कियोसाकी का पॉइंट ये नहीं है कि टैक्स चोरी करो। उनका पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आप उन ऑप्शंस को भी नहीं जानते जो आपके लिए लीगली अवेलेबल है। पांचवा और आखिरी आइडिया, और ये मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी काम को सिर्फ तनख्वाह के लिए करते हो, तो आप एक डायमेंशन में जी रहे हो। लेकिन जब आप हर जॉब से, हर एक्सपीरियंस से, हर चुनौती से कुछ सीखने का डिसीजन लेते हो, तो आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बना रहे हो जो मल्टीपल फील्ड्स में वैल्यूएबल है। कियोसाकी ने एक जर्नलिस्ट से मुलाकात का किस्सा सुनाया है जो मुझे बहुत याद रहता है। वो जर्नलिस्ट एक बेहतरीन राइटर थे, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने कियोसाकी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए?
कियोसाकी ने कहा, सेलिंग सीखो। जर्नलिस्ट को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, मेरी तो जर्नलिज्म की डिग्री है, मैं ये छोटा काम क्यों करूं? कियोसाकी ने बहुत शांति से कहा, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। आप दुनिया के सबसे अच्छे राइटर हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी राइटिंग को सेल नहीं कर सकते, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वो राइटिंग एक क्लोज्ड बॉक्स में रहेगी। स्किल का कॉम्बिनेशन ही रियल पावर है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, एक डॉक्टर जो अपनी प्रैक्टिस को मार्केट नहीं कर सकता, वो स्ट्रगल करता है। एक लॉयर जो अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो क्लाइंट्स नहीं पाता। एक इंजीनियर जो अपना आइडिया इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट नहीं कर सकता, वो फंडिंग नहीं पाता। लेकिन जो इंसान अपनी कोर स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन, सेल्स, फाइनेंशियल बेसिक्स और लीडरशिप भी जानता है, वो हर फील्ड में आगे निकल जाता है। ये रिच डैड का सबसे प्रैक्टिकल लेसन था। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात करना चाहता हूं, क्योंकि किताब एज पर हम हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। ये किताब पावरफुल है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। कियोसाकी ने ये सब अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट, टैक्स लॉज, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बहुत अलग है। इस किताब की साइकोलॉजी और माइंडसेट यूनिवर्सल है, लेकिन टैक्टिक्स को ब्लाइंडली कॉपी मत करिए। और एक और बात, ये किताब बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये आपको खुद रिसर्च करनी होगी, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी होगी। ये किताब एक डायरेक्शन देती है, जीपीएस नहीं है। लेकिन ये लोग कियोसाकी से, उनकी साइकोलॉजी, ये आइडिया कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का है। ये आइडिया कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी स्किल है जो स्कूल नहीं सिखाती, लेकिन जिसे आप खुद सीख सकते हो। ये आइडिया कि पैसा आपके लिए काम कर सकता है अगर आप उसे सही डायरेक्शन दो। ये आइडियाज इंडिया में भी उतनी ही सच हैं जितनी अमेरिका में। मैं आपको एक काम देना चाहता हूं। आज रात जब सब सो जाएं या कल सुबह जब आप कॉफी लेकर बैठें, एक कागज निकालिए, उस पर 2 कॉलम्स बनाइए। एक तरफ लिखिए एसेट्स, दूसरी तरफ लायबिलिटीज, और अपनी जिंदगी की हर फाइनेंशियल चीज को उसमें डालिए। जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, किराए की प्रॉपर्टी है, एसेट्स में। जो होम लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड का बकाया है, ईएमआईज चल रही हैं, लायबिलिटीज में। और फिर ऑनेस्टली देखिए, आपकी एसेट्स कॉलम में ज़्यादा है या लायबिलिटीज कॉलम में। ये एक्सरसाइज आपको पहली बार अपनी असली फाइनेंशियल पिक्चर दिखाएगी, और वहां से आगे का रास्ता खुद दिखने लगेगा। कियोसाकी ने एक बात लिखी है जो मुझे बहुत याद रहती है। उन्होंने कहा, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और उन्होंने ये भी कहा, इट इज़ नॉट हाउ मच मनी यू मेक, बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू, एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट फॉर। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस आज़ादी के बारे में है जो तब मिलती है जब आपको हर सुबह अलार्म की ज़रूरत ना हो, जब आपको किसी बॉस की परमिशन ना लेनी हो, जब आपकी ज़िंदगी आपकी शर्तों पर हो। रिच डैड पुअर डैड का हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ये उन किताबों में से है जो एक बार नहीं, बार बार पढ़ी जानी चाहिए। हर बार कुछ नया दिखेगा। अगर इस वीडियो ने आपको एक भी नई बात दी तो लाइक ज़रूर करें, और किताब एज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ऐसी किताब लाएंगे जो आपकी सोच को एक नया डायमेंशन देगी। अगला वीडियो आएगा थिंक एंड ग्रो रिच पर, नेपोलियन हिल की वो किताब जो 1937 में लिखी गई थी। उसमें एक ऐसा आइडिया है जिसे ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल मैजिक समझते हैं, लेकिन असल में वो मॉडर्न न्यूरोसाइंस से प्रूव हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं अमित कालखंडे। ये था किताब एज।